देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल कंपनी क्या चीज़ है। आई कैप ने डेफिनेशंस तो वैसे नहीं पूछता, लेकिन उसने इस चैप्टर में से एक दो बार डेफिनेशंस पूछी हैं और उसमें स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन उसने एक दफ़ा पूछी है। तो इट मीन्स कि अगर इस चैप्टर में से कोई चीज़ पूछने वाली है तो वो इसी तरह की स्मॉल कंपनी टाइप, पब्लिक कंपनी टाइप, प्राइवेट कंपनी टाइप, इस तरह की डेफिनेशंस पूछे जाने के इम्कानात हैं। तो हमने लास्ट क्लास में स्मॉल कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने कहा था जनाब ये स्मॉल कंपनी वो है कि जिसके पास जो कि टैक्स ईयर 2006 के बाद रजिस्टर्ड हुई हो और जिसका पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व जो हैं वो 50 मिलियन से ज़्यादा ना हो, जिसके एम्प्लॉयज़ एक साल में टैक्स ईयर में कभी भी 250 से ज़्यादा ना हुए हों और जिसका एनुअल टर्नओवर यानी कि उसका जो एनुअल रेवेन्यू है वो 250 मिलियन से ज़्यादा ना हो और वो किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी से स्प्लिट अप होके ना बनी हो। अच्छा, अब एक चीज़ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी की जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कंपनी की डेफिनेशन में जो कुछ चीज़ें आ सकती हैं वो हम उनको पहले ही डिफाइन कर लेते हैं ताकि जब हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ें तो हमें पता चले कि इसमें क्या क्या कुछ शामिल है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो होती है एसोसिएशन, लेकिन इसके पास एक पावर है, इसको कंपनीज एक्ट 2017 इसको एम्पावर्ड करता है अंडर सेक्शन 41 कि कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकती है, ठीक है। और लेकिन उसके लिए उसने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि क्राइटेरिया ये रखा है कि जनाब इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को, कॉमर्स को, आर्ट को, हेल्थ को, सोशल वेलफेयर को, ठीक है, इन चीज़ों को प्रमोट करना हो। सेकंड इसका क्राइटेरिया इसने कहा जनाब इसमें से आने वाला जितना भी पैसा है, इसकी एक्टिविटीज़ से आने वाला जितना भी प्रॉफिट है वो सारे का सारा इसके ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए इस्तेमाल हो। और उसके बाद नंबर 3 पे आता है कि जनाब इसका प्रॉफिट जो है वो कभी भी किसी भी टाइम के लिए इसके मेंबर्स के लिए या इसके जो लोग होंगे उनके लिए डिविडेंड के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाता हो, ठीक है। अगर कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये 3 किस्म के क्राइटेरियाज को मीट करती है तो वो अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा सकती है जब वो अप्लाई करेगी कमीशन को, यानी कि SECP को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि कंपनीज को रजिस्टर्ड करने के लिए आपके पास एक इदारा है, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा यहाँ पे क्या कह रहा है। कहता है जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। जैसे मैंने बताया कि ये आपके पास एसोसिएशन होता है, कहता है जी इंडिविजुअल नहीं है, उसके अलावा ये एसोसिएशन है और अगर अपने आप को कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। तो लेकिन फिलहाल हम कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। अदर देन इंडिविजुअल विच इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर और डेवलपमेंट पर्पसेस और फॉर द प्रमोशन ऑफ एन एमेच्योर स्पोर्ट। एमेच्योर स्पोर्ट का मतलब होता है जो आपकी कॉमन जो खेली जाती है स्पोर्ट नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट हो गया, अपना वॉलीबॉल हो गया, इस तरह की जो चीज़ें। सेकंड कहता है जी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको रजिस्टर्ड किया जाए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लॉ के तहत। और फिर कहता है जी अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑन अ एप्लीकेशन मेड बाय सच पर्सन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर अकम्पनीड बाय द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑन रिक्विजिशन such other documents as may be required by commissioner and none of the assets of such person are available for private benefit to any other person। कहता है जनाब वो अपने आप को एक तो वो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लॉ के तहत वो रजिस्टर्ड हुआ हो, ठीक है, और अपने आप को वो कैसे रजिस्टर्ड करवाए, कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दे और उसके साथ जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करके वो कमिश्नर साहब को सबमिट करवाए और कमिश्नर साहब उसको अगर अप्रूव कर देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। गॉट इट? यहाँ तक मसला मिसाल। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास देखिए डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज़ हैं। नंबर 1 पे है जनाब कोऑपरेटिव सोसाइटी और नंबर 2 पे है फाइनेंस सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है जी? इनको रजिस्टर्ड करने के, देखिए आपके पास एक चीज़ है, आपके पास एक लोग मिलकर एक अकाउंट या फंड क्रिएट करते हैं, उस फंड से दूसरे लोगों को तमाम उसके अकाउंट होल्डर को बेनिफिट मिलता है, ठीक है, जिसको आप नॉर्मली म्यूचुअल फंड के नाम से भी अक्सर जाना करते हैं। जैन भाई,
आप उसको म्यूचुअल फंड भी कहते हैं, सीधे होकर बैठ जाओगे इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। आप उसको म्यूचुअल फंड के नाम से भी जानते हैं। तो वो लोग म्यूचुअल फंड के जैसे ही कुछ लोग क्या करते हैं कि जनाब एक आपके पास एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी उनके लोग रहने वाले हैं उनके लिए एक सोसाइटी बना देते हैं, एक जगह बना देते हैं कि जनाब इस जगह पे हमारे ही लोग रहेंगे और उनको सस्ते दामों वो चीज़ मिल जाएगी, इनके उनके वेलफेयर के लिए वहाँ पे काम होंगे। अब वो आपके पास कोई रिहायशी सोसाइटी बन सकती है, वो आपके पास कोई फ़ंड क्रिएट किया जा सकता है कि जिससे तमाम लोगों को बेनिफिट मिले, जैसे कि आपके पास वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड के नाम से एक फ़ंड है। इसी तरह से आपके पास फाइनेंस सोसाइटी के नाम से आपके पास एक अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाएगा कि जिसमें तमाम लोग थोड़े थोड़े पैसे डालेंगे और जिस बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको वो पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे। समझ आ गई बात की। अब वही लोग क्या कर सकते हैं, अगर वो पैसे नहीं इकट्ठे कर रहे तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक सोसाइटी बना लेंगे, एक रहायशी सोसाइटी बना लेंगे और वहाँ पे लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ये अपने अपने जो भी इनको अपना जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बंदे होंगे उनको सस्ते दामों वो चीज़ें बेचेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है, DH जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद जनाब आपके पास लॉयर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। अब यहाँ पे फैसलाबाद से आप थोड़ा सा ज़रा गट वाली साइड पे चले जाएँ तो आपको आगे वापटा सिटी के नाम से एक सोसाइटी नज़र आएगी। अब वापटा सिटी जो है वो हकीकत में वो भी आपके पास एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है जो कि वापटा का जो इदारा है उनके लोगों ने वो बनाई है और उनके लिए बहुत ही सस्ते दामों वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ओके, तो उसके बारे में वो फंड बेसिकली आपके पास, जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन एक फ़ंड क्रिएट कर देती है कि जनाब इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सैलरी का कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट करवा दें। ओके, तो कहता है जी कोऑपरेटिव, और इनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग इनके लॉज हैं। फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके लिए वो अलग से होगा, अगर फाइनेंस सोसाइटी है तो उसके लिए अलग से रूल्स होंगे। जो भी फंड या जो भी अकाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स के तहत रजिस्टर्ड हो जाएगा, हम उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, ये हमारे लिए क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो फाइनेंस सोसाइटी के रूल के तहत रजिस्टर हो जाएगा हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारे लिए क्या है, फाइनेंस सोसाइटी। ओके, तो देखिए जनाब, कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और फाइनेंस सोसाइटी इंक्लूड्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी व्हिच एक्सेप्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट और अदरवाइज फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग लोन्स और मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ओके, मतलब अगर वही लोग क्या करें, अगर एक अकाउंट क्रिएट कर लें, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लोग क्या करें, अगर अकाउंट क्रिएट कर लें और वहाँ से लोगों की मदद करें, मदद इन सेंस के वो जो भी उसके कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें से किसी, अगर फॉर एग्जांपल हम 5 लोग मिलकर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा जी इसमें सब लोग मिलकर पैसा डालेंगे, जिस बंदे को ज़रूरत होगी उस बंदे को पैसा मिल जाएगा, इंटरेस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, या अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो वो पैसा जो हमारा इकट्ठा हुआ है वो हम किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ से मिलने वाला प्रॉफिट हम सब के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनेंस सोसाइटी। अच्छा, उसके बाद जनाब आपके पास एक बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन मौजूद है। जनाब बैंकिंग कंपनी का मतलब वही है जो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के तहत रजिस्टर्ड हुई हो। ठीक है, ऐसी कंपनी जो कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 के तहत रजिस्टर्ड हुई हो और जिसका काम बैंक्स की ट्रांजैक्शन करना, मतलब लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन वगैरह देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंकिंग कंपनी। कहता है जनाब मीन्स अ बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब पता है ना, बताया था शायद, नहीं बताया था, चले मैं बता देता हूँ। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है हर वो पर्सन जिसको लॉ आर्टिफिशियल पर्सन डिक्लेयर करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट आम भाषा में। ठीक है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी शामिल होती है कि नहीं होती, कंपनीज एक्ट 2017 में डेफिनेशन कुछ हो रहा है और आपके पास यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डेफिनेशन कुछ हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आप टैक्स का पेपर दे रहे हैं और अगर लेट सपोज आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ कंपनी लॉ की डेफिनेशन अलग से रखिएगा और टैक्स की डेफिनेशन अलग से रखिएगा। ठीक है, क्योंकि टैक्स की डेफिनेशन और कंपनी लॉ की थोड़ी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी डेफिनेशंस हो रही हैं, तो इस वजह से आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब एक चीज़ है यूनिट ट्रस्ट के नाम से। यूनिट ट्रस्ट क्या चीज़ है, देखिए आपके पास
अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट का तो मतलब जानते हैं कि नहीं जानते? ट्रस्ट का मतलब नहीं पता? चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को हैंड ओवर करता है, कि वो दूसरा, और उस पर ट्रस्ट शो करता है। अपनी प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को हैंड ओवर करके उस पर ट्रस्ट शो करता है। किस चीज़ पे? कि जनाब ये बंदा जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है वो इस प्रॉपर्टी को मेरे लिए और बाकी तमाम लोगों के फ़ायदे के लिए क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि कोई बंदा अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को वक्फ कर दे आवाम के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रस्ट। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लाहौर में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के फ़िका जाफरिया के लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया है हैदरी ट्रस्ट के नाम से। अब वो हैदरी ट्रस्ट का काम उसके मुख्तलिफ जो है वो इक़दाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक मस्जिद और इमाम बारगाह वहाँ पे है, और उसी के साथ हैदरी स्कूल के नाम से, आमना स्कूल के नाम से एक स्कूल है वहाँ पे, और उसके बाद एक क्लिनिक है वहाँ पे जहाँ पे बाकायदा एक लेडी डॉक्टर मैटरनिटी होम के तौर पर और काम कर रही हैं वहाँ पे, और गायनाकोलॉजिस्ट, और एक जो है वो एक डॉक्टर जो कि जनरल फिजिशियन है वहाँ पे MBBS वहाँ पे बैठा हुआ है, और एक डेंटिस्ट। मतलब 3 लोग हमने उस क्लिनिक पे बिठाए हैं। तो अब इस ट्रस्ट को, ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्सा हमने बना दिया इबादत के लिए मस्जिद और इमाम बारगाह, दूसरा हिस्सा हमने बना दिया एजुकेशन के लिए स्कूल, और तीसरा हिस्सा हमने बना दिया हेल्थ के लिए क्लिनिक। ठीक है। अच्छा, अब ये हैदरी ट्रस्ट जो है ये बेसिकली आपके पास एक छोटे से एरिया में काम कर रहा है। अब लोग क्या करते हैं? अब लोग इसको अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़, मतलब अपना पैसा वगैरह इसको फंड करते हैं। मतलब हम जो लोग हैं सारे के सारे, इस इवन दो के बाहर से भी बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब जिनको पता चलता है कि जी यहाँ पे काम हो रहा है, तो वो लोग भी फंडिंग करते हैं। अब वो जो फंड कर रहे हैं लोग, उनको हम लोगों ने क्या किया है, एक उस ट्रस्ट का एक सबसे बड़ा अहदेदार जिसको ट्रस्टी के नाम से जानते हैं वो बना दिया। उसका काम क्या है जी? उसका काम ये है कि उसने इन तमाम पैसों की कहाँ कहाँ पे एलोकेशन करनी है, वो उनका काम है। ठीक है। और वो अकेला डिसीजन मेकर नहीं है, जितने भी ट्रस्टी और जॉइंट सेक्रेटरी और जो मतलब जॉइंट ट्रस्टीज़ हैं वो सारे के सारे मिलकर एक ये डिसीजन लेते हैं, और बहुत ही ट्रांसपेरेंटली ये सारे का सारा काम होता है। ठीक है। अब ये एक ट्रस्ट की डेफिनेशन के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिट ट्रस्ट की। देखिए, अब मैंने जैसे बताया कि आपके पास हैदरी ट्रस्ट के 3 हिस्से में जो भी फंड आता है, हम उससे पहले पूछते हैं कि जी आपने कहाँ पे लगाना है? आपने क्लिनिक पे लगाना है, आपने स्कूल पे लगाना है, या आपने मस्जिद पे लगाना है? जहाँ पे भी वो कहते हैं हम लगा देते हैं। अगर वो नहीं बताते तो फिर हम उसके 3 हिस्से कर देते हैं। पहले उठ जाओ अच्छे तरीके से, फ्रेश हो जाओ। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्रस्ट बोलते हैं जी, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग एल्स। उसके ओनर्स जो होते हैं, उसके मेंबर्स या उसके ओनर जिसको हम लोग कह सकते हैं, ट्रस्ट का कोई ओनर नहीं होता, ट्रस्ट के ट्रस्टीज होते हैं। मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी है वो ओनर नहीं है। NGO के लिए जिसके पास प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर भी है। समझे बात को? मिसाल के तौर पर दोनों का काम प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, दोनों का काम पब्लिक वेलफेयर है। लेकिन एक में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो एक नॉन प्रॉफिट जिसका मकसद प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, वो अपने नाम पे उसके बंदे के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी होगी वो वहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। ठीक है। लेकिन ट्रस्ट के लिए एक बंदा अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को देता है उस पर ट्रस्ट करके। ठीक है। और वो बंदा जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बन जाता, वो बंदा प्रॉपर्टी का केयर टेकर बन जाता है। गॉट इट जी? सर, जो ट्रस्टी है वो ओनर को कहेंगे, जो जिसकी प्रॉपर्टी नहीं, जिसको हैंड ओवर कर रहा है, जिस पे ट्रस्ट किया जा रहा है। ठीक है। ओनर ने जब प्रॉपर्टी दे दी तो अब वो ओनर, ही इज नॉट लॉन्गर ओनर। ठीक है। अब तो वो ओनर नहीं रहा जिसने प्रॉपर्टी वक्फ कर दी। ठीक है। और जिसको प्रॉपर्टी दी है वो भी ओनर नहीं है। फिर वो प्रॉपर्टी किसकी बन गई? वो आवाम की प्रॉपर्टी बन गई।
ठीक है जी। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम उसके 3 हिस्से कर देते हैं क्योंकि हमारे 3 सेगमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसको टेक्निकली बोलूँ तो हैदरी ट्रस्ट के 3 यूनिट्स हैं जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं। तो ज़रा यूनिट ट्रस्ट की बात कर लेते हैं। कहता है जी मीन्स एनी ट्रस्ट अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स such that the entitlement of beneficiaries to income or capital are determined by the number of units held. Got it? दानिश भाई क्या हुआ? किसी के वो ट्रस्ट के नाम पे होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मस्जिद के अंदर अभी रिसेंटली तो खैर नहीं, तकरीबन 1-2 साल हो गए हैं, सोलर सिस्टम प्रॉपरली पूरा इंस्टॉल किया गया और बड़े बड़े कैबिनेट्स जो हैं वो रखे गए। अब सोलर सिस्टम लगवाने वाला कौन बंदा है हमें नहीं पता। उसने सोलर सिस्टम लगवाया, उसने कहा जी मैं सोलर सिस्टम लगवाता हूँ। उसने अपना नाम शो नहीं किया। एक बंदे ने कहा जी ठीक है मैं बड़े बड़े कैबिनेट जो होते नहीं है 5-5 टन के एसीज, उसने कहा जी मैं मस्जिद के अंदर 8 एसी लगवा देता हूँ। अब वो उस बंदे ने अपना नाम लिखवा दिया था, लेकिन दैट डजंट मैटर, ताकि पता चले कि जनाब ये फ़लाँ बंदा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमारे लिए भी वो उसका रिकॉर्ड रखना ज़रा इजी है। तो लोग पैसे देने की बजाय कोई ना कोई चीज़, कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी भी दे देते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी वो ना ट्रस्टी की होती है और ना ही देने वाले की प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी हम कहते हैं ये किसकी है, ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी। ओके, अच्छा जी समझ आ गई बेटा यूनिट ट्रस्ट का मतलब। अच्छा, इसके बाद आप जरा एक दफ़ा देखिएगा कि एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ बेटा कि अगर आप में से कोई बच्चा कंपनी लॉ पढ़ रहा है तो वहाँ पे डेफिनेशन कुछ हो रहा है, यहाँ पे डेफिनेशन कुछ हो रहा है। ओके, तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, वहाँ पे कंपनीज एक्ट 2017 में पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ये है, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन मतलब क्या जी, मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। मतलब कंपनीज एक्ट 2017 ने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बता दी और पब्लिक कंपनी को कहा कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने क्या किया, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बता दी और प्राइवेट के लिए क्या कहा कि ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें प्राइवेट कंपनी का जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते जी सॉरी पब्लिक कंपनी, कहते जी पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है। कहते जनाब पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके मोर देन 50% शेयर्स, 50% और मोर, जिसके 50% और मोर शेयर्स किसी भी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो। ऐसी कंपनी कि जिसके 50% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहाँ पे 3 टर्म यूज करेंगे हम, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होगा विफाक, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट आ जाती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब होगा जिसको हम लोग कहते हैं सूबा, के जिसमें चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट आ जाती है। और लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जनाब आपकी रीजनल गवर्नमेंट, आपके एरिया की गवर्नमेंट, जिसमें आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, वाइस काउंसलर, लेबर काउंसलर, ये लोग जिसमें आ जाते हैं। ठीक है, यूनियन काउंसिल जिसको हम लोग कहते हैं, यूनियन काउंसिल सुना ये नाम कभी, चेयरमैन का नाम कभी सुना है? किसी एरिया के वो चेयरमैन के बल्दियाती इलेक्शन होते हैं जी, चेयरमैन, वो जो आपके पास यूनियन काउंसिल के ऑफिस में जो बंदा हेड बैठा होता है वो बेसिकली हम उसको कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे चीज़ें। फेडरल गवर्नमेंट जो सबसे बड़े लेवल पे जो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान को देख रहा है, उसके बाद जनाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो एक सूबे को देख रही है, और लोकल गवर्नमेंट जो एक रीजन को, एक शहर को देख रही है। क्लियर? अच्छा जी, अब जनाब बात करते हैं पब्लिक कंपनी। कहता है जी ऐसी कंपनी, नंबर 1 पे पॉइंट उसने क्या बताया कि ऐसी कंपनी जिसके पास, जिसके शेयर्स 50% या उससे ज़्यादा के शेयर किसी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो। सेकंड नंबर पे कहता है कि जनाब आपके पास दूसरी एक पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी कि जिसके 50% या उससे ज़्यादा के शेयर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, या फिर ऐसी फॉरेन कंपनी कि जनाब जिसके 100% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो। देखिए हम कहते हैं जी अगर कोई कंपनी है पाकिस्तान की,
उसके 50% या उससे ज़्यादा के शेयर्स अगर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है तब भी वो कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक। और अगर वही कंपनी, पाकिस्तान की कंपनी, उसके 50% या उससे ज़्यादा के शेयर्स किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास है तब भी हम इसको क्या नाम देंगे? पब्लिक कंपनी का। कंसीडर कीजिएगा बात। पहले हम किसकी बात करें? पाकिस्तानी कंपनी की, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा के शेयर्स किस किस के पास हों? फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। या फिर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी, यानी कि पाकिस्तान में रजिस्टर ना हुई हो, बाहर की कोई कंपनी हो, फॉरेन कंपनी जो कि 100% फुल्ली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो। पाकिस्तान की, देखिए दो यहां पे आपको कंपनीज का हम तस्करा कर रहे हैं। हम कहते हैं जनाब पाकिस्तान की कंपनी और एक हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। पाकिस्तान की कंपनी पब्लिक कब होगी? 50% और मोर किसके पास हो? हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट। ओके। और ऐसी फॉरेन कंपनी जो कि फुली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी कहेंगे। गॉट इट? समझ में आ गई बात कि हम पहले किसकी बात करें? पाकिस्तानी कंपनी की। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर कहता जी अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है। और उसके बाद आगे कह रहे जी और अ फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि फुल्ली ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। तो ये भी हम इसको क्या मान लेंगे कि ये हमारे लिए क्या है? पब्लिक कंपनी है जी। सॉरी, फॉरेन गवर्नमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से मैं मेरा ख्याल एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मिसाल के तौर पर एक कंपनी पाकिस्तान में बनी ए लिमिटेड के नाम से, हम कहते हैं ये पब्लिक कंपनी कब कंसीडर की जाएगी? एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हम कहते हैं जनाब ये पब्लिक कंपनी उस टाइम पे कंसीडर की जाएगी अगर इसके पास 50% शेयर्स, लेट सपोज हम कहते हैं जी 60% शेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है, तो ये ए लिमिटेड क्या कहलाएगी? मोनस भाई आपने सवाल किया प्लीज। 60% शेयर्स किसके पास है? पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है, ए लिमिटेड के, तो हम इसको क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी। अच्छा, अब मैं कहता हूं जी आपके पास तकरीबन 20% शेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास हैं, ए लिमिटेड के, और 70% शेयर्स जो हैं वो यूएसए के पास है, अमेरिका के पास है, ए लिमिटेड के। तो बताइए क्या ये पब्लिक कंपनी होगी? हाँ जी, क्या ये पब्लिक कंपनी होगी? तो हमने कहा यस, क्योंकि हमने कहा था 50% और मोर शेयर हेल्ड बाय या फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, या फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो। फॉरेन गवर्नमेंट मतलब किसी और मुल्क की जो हुकूमत है। लेट सपोज हम कहते हैं यूएस की गवर्नमेंट के पास इसके 70% शेयर्स थे, हम इस कंपनी को क्या मान लेंगे? ए लिमिटेड को पब्लिक कंपनी मान लेंगे। ठीक है। फॉरेन गवर्नमेंट का मतलब जो बाहर के मुल्क की हुकूमतें। अच्छा, अब यहां पे आ जाइए फॉरेन कंपनी। एक फॉरेन कंपनी, इसमें 70% शेयर्स पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है, इसमें 70% शेयर्स पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है, तो क्या ये बन जाएगी आपके पास पब्लिक कंपनी? बन जाएगी आपके पास पब्लिक कंपनी। अच्छा, अगर जरा हम कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें कहीं फॉरेन कंपनी का जिक्र हुआ है? देखिए ज़रा, उसने पहले बात की कंपनी की, फिर उसने बात की स्मॉल कंपनी की, फिर उसने बात की बॉडी कॉर्पोरेट की, मुदारबा की, उसके बाद उसने कहा जनाब बॉडी कॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो फॉरेन कंपनी को वो मान लेता है कि जनाब ये भी आपके पास क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ इन फॉरेन कंपनी।
उसके बाद जनाब फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट विच हैज़ बोर्ड बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी कंपनी फॉर दिस पर्पस। अच्छा, अब खैर ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए हम इसको कंपनी का नाम ना देते हैं, हम इसको क्या नाम देते हैं, फॉरेन कंपनी का। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है जनाब ये भी हमारे लिए क्या बन गई, ये भी हमारे लिए कंपनी बन गई। हम इन चक्रों में नहीं पढ़ते कि ये किधर इनकॉर्पोरेट हुई या किधर नहीं। कंपनी की डेफिनेशन प्रॉपरली पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल हम बात कर लेते हैं इस चीज़ की। लेट्स सपोज हम कहते हैं 70% शेयर्स पाकिस्तान गवर्नमेंट के अभी हम बात नहीं करते, हम यूएस गवर्नमेंट की बात कर देते हैं कि 70% शेयर्स किसी फॉरेन कंपनी के यूएस गवर्नमेंट के पास है, तो क्या अभी ये पब्लिक कंपनी होगी? हाँ जी भाई, अभी ये पब्लिक कंपनी होगी? हम कहते हैं नहीं भाई, ये फॉरेन कंपनी है, फुली ओन्ड बाय फॉरेन कंपनी, मस्ट बी फुली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पे तो क्या कह रहा है जी, 70% ऑफ शेयर्स आर ओन्ड बाय यूएसए। फॉरेन कंपनी है और इसके 70% शेयर्स किसके पास है? यूएसए के पास है, इनके फॉरेन गवर्नमेंट के पास है। फॉरेन कंपनी के लिए लाजमी है कि पब्लिक कंपनी बनने के लिए कि उसके 100% शेयर्स किसके पास होने चाहिए? फॉरेन गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको कहता हूँ कि जनाब इसके 100% शेयर्स अगर यूएस गवर्नमेंट के पास हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये फॉरेन कंपनी भी कहलाएगी हमारे लिए पब्लिक कंपनी। ओके, अच्छा जी, उसके बाद फिर कहता है जनाब आपके पास अ कंपनी हुज शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर एंड रिमेन लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज एट द एंड ऑफ दैट ईयर। कहता है जनाब पब्लिक कंपनी के लिए क्या है, पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि उसके जो शेयर्स हैं, पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हों। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने का क्या मतलब है कि जनाब वो इसको हम लोग टर्म यूज़ करते हैं लिस्टिंग का, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, लिस्टेड का आपको वर्ड क्वेश्चन में भी आपको वर्ड लिस्टेड का नजर आएगा। तो लिस्टेड का मतलब होता है कि जनाब इसके शेयर्स की सेल परचेज होती हो स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, आपने ये अक्सर सुना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है जी, शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। ठीक है, तो जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, पब्लिक कंपनी। लेकिन उसके साथ शर्त क्या है, शर्त ये है कि जनाब एक दफ़ा जब लिस्टिंग हो गई तो पूरा साल उसकी लिस्टिंग होती रहे। मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी ए लिमिटेड के नाम से, यकम जनवरी 2024 को उसके शेयर्स ट्रेड होना शुरू हो गए स्टॉक मार्केट में, और 29/6/2024 को उसकी ट्रेडिंग बंद हो गई, उसके शेयर्स की ट्रेडिंग बंद हो गई। तो क्या ये पब्लिक कंपनी होगी? फॉर टैक्स ईयर 2024 तो हम कहते हैं नहीं, क्योंकि टैक्स ईयर 2024 में जब एक दफ़ा इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है तो ड्यूरिंग दिस ईयर इसकी ट्रेडिंग क्या हो गई, ख़त्म हो गई। इसी साल के दौरान क्या होगी, इसकी ट्रेडिंग ख़त्म हो गई। यकम जनवरी 2024 को इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई इसके शेयर्स की, और 29/6/2024 को इसकी ट्रेडिंग खत्म होगी। अभी टैक्स ईयर खत्म नहीं हुआ कि इसकी ट्रेडिंग खत्म होगी, लिहाजा ये हमारे लिए पब्लिक कंपनी नहीं रही। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज यकम जनवरी 2024 को इसकी ट्रेडिंग चलती रहती, शुरू होती और इसकी ट्रेडिंग जाके खत्म होती तकरीबन कोई 8/7/2024 को, तो टैक्स ईयर 2024 के लिए क्या ये पब्लिक कंपनी होती? तो हमने कहना था कि जी बिल्कुल, क्योंकि टैक्स ईयर 2024 30 जून 2024 को ख़त्म हो चुका है, तो उस डेट तक ये कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे थे मार्केट में, इसलिए ये आपके पास क्या बन गई, पब्लिक कंपनी बन गई जी पूरे साल में। जैन भाई तबीयत ठीक है आपकी? तो भाई प्लीज़ एक्टिव रहें यार, आपको देख के मुझे भी नींद आ रही है, ट्रस्ट मी जी। दोबारा सुन लीजिए ये वाला पॉइंट। अच्छा, हम कहते हैं कि जनाब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन के एतबार से, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से, कि अगर उसके शेयर्स की ट्रेडिंग, एक दफ़ा शेयर्स की अगर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में शुरू हो जाए तो साल एंड तक उसकी ट्रेडिंग होती रहनी चाहिए। अगर उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाती है साल ख़त्म होने से पहले, टैक्स ईयर ख़त्म होने से पहले उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाती है, तो उस टैक्स ईयर में फिर वो अपना पब्लिक कंपनी डिक्लेयर नहीं की जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, मिसाल के तौर पर अगर ए लिमिटेड के शेयर स्टार्ट होते हैं यकम जनवरी 2024 को ट्रेड होना,
और 29 जून 2024 यानी कि अभी टैक्स ईयर 2024 खत्म नहीं हुआ, इसकी ट्रेडिंग पहले खत्म हो गई, अब ये अनलिस्टेड हो गई। अनलिस्टेड का मतलब है कि जनाब इसके शेयर्स ट्रेड होना बंद हो गए स्टॉक मार्केट में। कौन सी डेट को? 29/6/2024 को। मतलब अभी हमारा टैक्स ईयर 2024 खत्म नहीं हुआ। टैक्स ईयर 2024 हमारा खत्म कब होगा? 30 जून 2024 को। ठीक है, तो टैक्स ईयर 2024 खत्म होने से पहले ही ये कंपनी क्या होगी? अनलिस्टेड हो गई। तो अब हम कहेंगे ये हमारे लिए पब्लिक कंपनी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये जाके खत्म होते हैं, अनलिस्टेड होती है कोई 8/7/2024 को, यानी कि अगले टैक्स ईयर में जाके, तो 30/6/2024 को हमारा टैक्स ईयर 2024 खत्म हो गया, साल के एंड तक इसकी ट्रेडिंग हो रही थी, तो हम क्या कहेंगे? टैक्स ईयर 2024 के लिए हमारी ये कंपनी क्या होगी? हमारी कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा, उसके बाद आपके पास अगर जो मैंने अभी आपको यूनिट ट्रस्ट की बात बताई, याद है ना? यूनिट ट्रस्ट और हैदरी ट्रस्ट की मैंने एग्जांपल दिया आपको। यूनिट ट्रस्ट जो है, अगर ये यूनिट ट्रस्ट बड़े लेवल पे लार्ज पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल ईदी फाउंडेशन की अगर मैं बात करता हूँ, ईदी के पास वो भी आपको पता है कि एक ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट के डिफरेंट उसके जो है वो सेगमेंट्स हैं, उसमें ओल्ड एज होम भी है, उसके अलावा जनाब वहाँ पे ऑर्फनेज जिसको हम लोग कहते हैं, ऑर्फनेज भी है, ओल्ड एज होम भी है, उसके बाद उनकी एम्बुलेंसेज भी हैं। ठीक है, एम्बुलेंस सर्विसेज भी हैं उनकी। उसके अलावा जनाब वो वैसे भी बड़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं वेलफेयर के लिए, खाने खाने भी बड़े। अब ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनके, और ये पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल है। हैदरी ट्रस्ट जो है वो उसका पब्लिक एट लार्ज के लिए वो अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि जनाब ऐसा यूनिट ट्रस्ट जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल हो, हम उस यूनिट ट्रस्ट को भी क्या नाम देंगे? ये हमारे लिए क्या है? पब्लिक कंपनी। ओके, उसको भी हम लोग क्या नाम देंगे? पब्लिक कंपनी। देखिए, अ यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक एंड एनी अदर ट्रस्ट एज डिफाइंड इन द ट्रस्ट एक्ट 1882। क्लियर? समझ आ गई बात की? हाँ जी भाई मोनस भाई, बताओ क्या परेशानी है? आप दरअसल लेट आए हैं और हम ये ट्रस्ट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं सारा कुछ। किसकी? कौन सी? अच्छा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ईदी की एग्जांपल। ईदी का पता है? ईदी को जानते हैं? यहाँ पे कोई ट्रस्ट कोई आपके नज़र में हो? मियाँ ट्रस्ट। मियाँ ट्रस्ट क्या करता है? हॉस्पिटल है, उसके अलावा कुछ और काम करते हो? हैं? वो मियाँ के थोड़ी हैं, उसका एक ही मतलब उसका एक ही है ना, एक ही काम है ना, मतलब उसके यूनिट्स डिवाइड नहीं किए गए। मैं आपको ईदी की एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि वो तकरीबन हर बंदे को ईदी का पता है। आपको पता होगा ईदी की एम्बुलेंसेज भी हैं, आपको पता होगा कि ईदी का ऑर्फनेज होम भी है, यतीम खाना, ठीक है, ओल्ड एज होम भी है कि जिन लोगों को जिन माँ बाप को लोग घरों से निकाल देते हैं या जिनका कोई औलाद नहीं होती तो वो उनको अपने पास रख लेते हैं, ओल्ड एज होम जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से उसकी डिफरेंट लैब्स हैं। तो अब ये सारा कुछ ये क्या है आपके पास? ये आपके पास एक ट्रस्ट है। ठीक है, और ट्रस्ट के डिफरेंट यूनिट्स हैं। जैसे शौकत खानम की एग्जांपल ले लेते हैं। शौकत खानम का तो पता होगा आपको, शौकत खानम हॉस्पिटल भी है, शौकत खानम लैब भी है। ठीक है, अब ये उसके 2-3 यूनिट्स हैं शौकत खानम के जो कि डिवाइड किए गए हैं। वो ट्रस्ट है लेकिन उसके यूनिट्स डिवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? यूनिट ट्रस्ट। अगर किसी ट्रस्ट के एक से ज़्यादा सेगमेंट्स हों हम उसको क्या कहेंगे? ये आपके पास क्या है? यूनिट ट्रस्ट। और अगर वो पब्लिक एट लार्ज के लिए वाइडली अवेलेबल हों, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं। आप देखिए शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए, वो तकरीबन पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, कराची में भी वो मेरा ख्याल है बन चुका होगा, अभी तक लाहौर में भी मौजूद है। ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल जो है अब वो ट्रस्ट है। ओके, वो उसका कोई ऑनर नहीं है, उसके ट्रस्टीज हैं। समझे बात को? तो वो ट्रस्ट के डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे यूनिट ट्रस्ट का नाम देंगे। ठीक है, और अगर उसके ट्रस्ट के यूनिट्स अगर पब्लिक के लिए वाइडली अवेलेबल हैं, तकरीबन हर तरह की अवाम, हर एरिया की अवाम अगर उससे
इस्तेफादा हासिल करती है तो हम क्या कहेंगे, ये भी आपके पास यूनिट ट्रस्ट हकीकत में क्या है, पब्लिक कंपनी। जैन भाई जा यार, जमूद हो गया उठकर, अभी तुमने फिर सो के उठना और फिर तुमने कहना है कि सर ये मुझे बताएं कि ये क्या बात कर रहे थे आप, फिर कल की तरह तुमने फिर वो उस पर बात करनी शुरू कर देनी है। अभी आप सो रहे हैं और यकीन करें आपको देख के, मैं वैसे तो बड़ा एनर्जेटिक पर्सन हूँ लेकिन आपको देख के मुझे नींद आ रही है। लास्ट टाइम भी यही हरकतें की थी तो तुमने फिर बाद में पढ़ना छोड़ दिया था और कहा था कि सर अगली दफ़ा पेपर दूंगा मैं। हाँ जी, ओके। अच्छा जी, जी बेटा क्लियर। जी बिल्कुल, ट्रस्ट के डिफरेंट यूनिट्स हों जो कि आवाम के लिए, क्योंकि देखें पब्लिक का मतलब, पब्लिक कंपनी का मकसद क्या है, पब्लिक कंपनी का मकसद है कि जो बड़ी कंपनी हो, जिसके स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हों, ठीक है। अगर कोई बंदा 10 लाख की कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है और वो अकेला उसका ऑनर है तो वो अपने आप को पब्लिक कंपनी थोड़ी कहला सकता है, ठीक है। हाँ जी बेटा, यहाँ तो के मसले मसाइल कौन सा, ये वाला पॉइंट देखिए, कहता है जी ऐसी फॉरेन कंपनी, देखिए सबसे पहले देखिए फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी है। हम कहते हैं जी फॉरेन कंपनी वो कंपनी है कि जो पाकिस्तान से बाहर वहाँ के कंपनी रजिस्ट्रेशन लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई हो, लेकिन वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हो। पाकिस्तान में उसके जो ऑपरेशंस हैं वो किसी एजेंट के थ्रू भी हो सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जैसे ऑडी है, या फिर जैसे आपके पास ये सामने ही बिल्कुल होंडा के डीलरशिप यानी कि होंडा का शोरूम मौजूद है। अब वो होंडा यहाँ के लोकल जो एजेंट्स हैं वो होंडा के एजेंट्स यहाँ पे बन के काम कर रहे हैं। होंडा कंपनी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है, होंडा कंपनी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो होंडा पाकिस्तान के लिए क्या बन गई, फॉरेन कंपनी बन गई, ठीक है। कि जो या तो कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड हो, बाहर के किसी मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में वो ऑपरेट कर रही हो थ्रू किसी एजेंट, ठीक है, या फिर वो अपना कोई छोटा मोटा ऑफिस बना ले, ओके, या फिर वो किसी किस्म का इनडायरेक्टली चीज़ों को यहाँ पे ट्रेड करवा ले। तो वो यहाँ पे अगर कोई कंपनी की सर्विसेज मौजूद हैं, कंपनी यहाँ पे कोई अपनी प्रोडक्ट बेच रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारे लिए क्या है, फॉरेन कंपनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हुई। तो हम कहते हैं जी ऐसी फॉरेन कंपनी जो फुल्ली ओन्ड बाय, ऐसी फॉरेन कंपनी जो फुल्ली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो, हम उसको क्या नाम देंगे, पब्लिक कंपनी का। गॉट इट, यहाँ तक मसला मसाइल ऑल ओके। चले जी आगे। अच्छा जी, आई नो दिस इज बोरिंग बट क्या कह सकते हैं। अब जरा हम लोग कंपनी की डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। कंपनी की डेफिनेशन में जो सेगमेंट्स आने थे वो हम लोगों ने तकरीबन कर लिए। कहता जी कंपनी का मतलब क्या है जी, कंपनी की डेफिनेशन कहता है जनाब, कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में कंपनी की डेफिनेशन लिखी है वो कंपनी कहलाती है। या फिर कोई भी स्मॉल कंपनी जिसको सेक्शन 2 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 2 में जिसको मेंशन किया गया कि जनाब ये स्मॉल कंपनी है, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि जनाब जिसका पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व 50 मिलियन से ज़्यादा ना हो, जिसके इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पूरे साल में 250 से ज़्यादा ना हो, और उसका जो एनुअल रेवेन्यू है वो 250 मिलियन से ज़्यादा ना हो, और वो टैक्स रेट 2006 के बाद रजिस्टर्ड हुई और किसी दूसरी कंपनी से स्प्लिट अप होके ना बनी हो, ठीक है। तो वो स्मॉल कंपनी कहता है जी। स्मॉल कंपनी भी हकीकत में क्या है, कंपनी के डेफिनेशन में आ जाता है। फिर कहता है जी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कोई भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं आई कैप की। आई कैप क्या है, आई कैप एक कंपनी नहीं है। आई कैप क्या जी, आई कैप एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रजिस्टर्ड हुई है इन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 1961 के तहत, ठीक है। अब वो स्टैट्यूटरी बॉडी है लेकिन वो कंपनी नहीं है, तो टैक्स वाले क्या कहते हैं कि हम ये आर्टिफिशियल पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो हम भी इसको क्या मान लेंगे, हम भी इसको कंपनी मान लेंगे, ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। उसके बाद फिर कहता है जी आमुदारबा कंपनी।
इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा मुदारबा कंपनी। मुदारबा क्या चीज़ है? मुदारबा इकोनॉमिस्ट दो लोगों का पार्टनरशिप करते हैं। नॉट पार्टनरशिप, वो मुशारका होता है। ये तो चैप्टर नंबर 1 में था। चले, मुदारबा कंपनी बेसिकली, मुदारबा कंपनी हम कहते हैं कि जिसमें एक बंदा पैसा लेके आए और दूसरा बंदा सर्विसेज लेके आए और दोनों लोग मिलकर काम करें, ठीक है। और उसमें पैसे लेके आने वाला बंदे को तब तक प्रॉफिट का शेयर मिलता रहे जब तक उसके जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की है वो पे बैक ना हो जाए। मुदारबा में और मुशारका में एक फ़र्क है। मुदारबा में जो पैसा वाला जो बंदा पैसे लेके आता है वो उस पैसे को इंट्रोड्यूस करवाता है एज ए लोन, और जैसे ही उसका लोन कंप्लीट वापस पे बैक कर दिया जाता है तो मुदारबा का जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो सारे का सारा क्या बन जाता है? ओनर बन जाता है, ठीक है। मुशारका के अंदर क्या होता है कि दो लोग पैसा भी लेके आते हैं और सर्विसेज भी लेके आते हैं, और जो पैसा लेके आने वाला बंदा होता है ना भाई, जो मोबाइल से लगे हुए हैं, रिजल्ट आ गया तो हो गया पास, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। मिठाई कब खिला रहे हो? अच्छा जी, तो इसलिए मुबारकबाद दे रहे हो सबको? किसको कह रहे हो कि मैं पास हो गया हूँ? तो वो मैसेज टाइप कर रहे थे ना, मैं समझी शायद किसी को कह रहा था कि मैं पास हो गया। अच्छा जी, चलें, तो हम बात कर रहे थे जनाब मुशारका की। मुशारका के अंदर क्या होता है? मुशारका में दोनों पार्टीज पैसा भी लेके आती हैं और दोनों पार्टीज सर्विसेज भी लेके आती हैं, और जो पार्टी पैसा लेके आ रही है वो पार्टी एज इन्वेस्टमेंट लेके आती है, वो एज लोन नहीं लेके आती, ठीक है। उसमें शेयर प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर किया जाता है और वो पार्टनरशिप कहलाती है, ओके। ये मुशारका है। तो यहाँ पे कहता है जी कंपनी के डेफिनेशन के एतबार से क्या है, पाकिस्तान में जो चल रहा है इस टाइम मुशारका नहीं चल रहा, पाकिस्तान में इस टाइम मुदारबा चल रहा है। तो हम क्या कहते हैं जनाब, जो मुदारबा है वो भी हमारे लिए क्या बन जाएगा? कंपनी बन जाएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत, ओके। इसके बाद कहता है जनाब अब फॉरेन एसोसिएशन। फॉरेन एसोसिएशन कंपनी की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेन एसोसिएशन, मतलब कि आपके पास ऐसे लोग, बल्कि सॉरी एक पॉइंट मिस हो गया, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। कि पाकिस्तान के अंदर तो वो कंपनी तब बनेगी ना जब वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होगी। अब बाहर से एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी जिसको हम लोग कहते हैं, बाहर की एक कंपनी है जो कि पाकिस्तान से बाहर बनी वहाँ के लॉ के तहत, ठीक है। और हम कहते हैं जनाब वो पाकिस्तान में अगर लेट सपोज काम शाम कर रही है तो हम उसको क्या कह देंगे? ये भी हमारे लिए क्या है? कंपनी है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन जो कि पाकिस्तान से बाहर कंपनीज को रजिस्टर्ड करने वाले कानून के तहत बनी। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ये फॉरेन कंपनी लेट सपोज ये बी लिमिटेड के नाम से है, और बी लिमिटेड जो है यूएस के अंदर बनी है, वहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है बी लिमिटेड। अब अगर ये यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड हुई है बी लिमिटेड तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? ये जनाब फॉरेन कंपनी कहलाएगी। और पाकिस्तान में क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन, पाकिस्तान में कंपनी की डेफिनेशन जो है वो कुछ यूं है कि जनाब कंपनी इज अ कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर पाकिस्तान एक्ट या पाकिस्तान लॉ, कंपनीज एक्ट या कंपनीज ऑर्डिनेंस, ठीक है। अब जो फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हुई तो हम उसको क्या नाम देंगे? हम उसको नाम देते हैं बॉडी कॉर्पोरेट का, कि जनाब ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। अब वो बॉडी कॉर्पोरेट अगर पाकिस्तान में आके काम कर रहा है तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? फॉरेन कंपनी का, ठीक है। तो और क्योंकि कंपनी का हमने तस्करा किया तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मांग कहता है कि जनाब ये मेरे लिए भी क्या बन गई? मेरे लिए भी ये कंपनी बन गई, ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट बाय बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। इसके बाद कहता है जी फॉरेन एसोसिएशन, यहाँ पे कंपनी के हट के बात कर रहा है। अगर बाहर के लोग, बाहर की पार्टनरशिप, यानी कि ऐसी पार्टनरशिप एसोसिएशन पर्सन जो कि पाकिस्तानी ना हो, बाहर के मुल्क में काम कर रहे हो। कहता है जी बॉडी इनकॉर्पोरेट फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, बेशक वो कंपनी बनी है या नहीं बनी, अगर चंद लोग मिलकर बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं, बेशक वो कंपनी बनी है या नहीं बनी, विच द बोर्ड हैज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। कि अगर बोर्ड ने, FBR ने कह दिया कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो कि बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं पाकिस्तान की नज़र में कंपनी है, तो हम उसको क्या मान लेंगे? कंपनी मान लेंगे। गॉट इट? फिर कहते हैं जनाब आपके पास आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हमेशा क्या होगी? कंपनी होगी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पर्सन के डेफिनेशन में हमने 4 पर्सन्स पढ़े थे। नंबर 1 क्या था? इंडिविजुअल, नंबर 2
AOP नंबर 3 कंपनी, नंबर 4 फेडरल गवर्नमेंट। मतलब कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। तो लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किस में आ जाती है, किस कैटेगरी में आ जाती है, कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है। गॉट इट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं जनाब, ये कंपनी की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंपनी और लोकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कंपनी। ओके। इसके बाद कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी या किसी भी किस्म की सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, कुछ भी आपके पास सोसाइटी है, वो सारे के सारे क्या बन जाएंगी, कंपनी। और कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हम उसको क्या मानेंगे, कंपनी मानेंगे। और कोई भी ट्रस्ट एंड इक्विटी और अ बॉडी ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। हम ट्रस्ट को भी क्या कहते हैं, कंपनी का नाम दे देते हैं, कंपनी का दर्जा देते हैं। ओके। तो बेटा उसमें स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आएगी, आपने पूछी है, कंपनी की डेफिनेशन आएगी, आपने पूछी है अभी तक। और उसके अलावा जो आपके पास ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का फ़र्क पूछा। यहाँ तक के मसले मसाइल बेटा ऑल क्लियर। कल इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और पास हो गए, चलो कंग्रेचुलेशंस।